जासूसी, साजिशें, सत्ता का नशा, ये शब्द सुनते ही क्या याद आता है? मॉडर्न पॉलिटिकल थ्रिलर्स, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इस जॉनर की जड़ें हजारों साल पुरानी हों। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन भारतीय नाटक की दुनिया में चलेंगे जो, यकीन मानिए, किसी भी आज के थ्रिलर को टक्कर दे सकता है। तो सवाल ये है, क्या ये मुमकिन है कि दुनिया का पहला असली पॉलिटिकल थ्रिलर कोई हॉलीवुड फिल्म या बेस्ट सेलर नॉवल नहीं, बल्कि करीब 1500 साल पहले लिखा गया एक संस्कृत नाटक हो? तो चलिए सीधे उतरते हैं इस प्राचीन पॉलिटिकल थ्रिलर की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां जंग तलवारों से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ी जाती थी। तो इस नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस। इसे लिखा है महान नाटककार विशाख दत्त ने। और ये कहानी हमें ले जाती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उस दौर में जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रख रहे थे। हाँ, पर एक मिनट, इसमें कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयां या जंग के मैदान नहीं है। नहीं, ये कहानी है दिमागों की जंग की। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य पर कब्जे के लिए खेली गई शतरंज की एक हाई स्टेक्स बाजी, जहां हर एक मोहरा, हर एक चाल पूरे देश का भविष्य तय कर रही थी। तो सवाल उठता है कि इस मास्टरपीस के पीछे का दिमाग आखिर था कौन? चलिए जानते हैं इसके रचयिता के बारे में, विशाख दत्त, जो भारतीय इतिहास के एक कुछ हद तक रहस्यमयी लेखक माने जाते हैं। देखिए, विशाख दत्त कोई आम नाटककार नहीं थे। वो तो संस्कृत साहित्य के एक चमकते सितारे थे। आप उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कई विद्वान उन्हें महाकवि कालिदास के बाद का सबसे महान साहित्यकार मानते हैं। हाँ, लेकिन उनके समय को लेकर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। एक थियोरी कहती है कि वो 4वीं-5वीं शताब्दी में राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, पर ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि वो 6वीं शताब्दी या उसके बाद के दौर के थे। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी विशाख दत्त का प्रभाव आज भी कायम है। मतलब आज भी उनके जीवन और उनकी रचनाओं पर गहरी रिसर्च होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये उनके काम पर किए गए एक क्रिटिकल एनालिसिस का कवर है, जो दिखाता है कि वो आज भी कितने रेलेवेंट हैं। अच्छा, वक्त के थपेड़ों के बावजूद विशाख दत्त की 2 रचनाएं हम तक पहुंची हैं। एक तो है मुद्रा राक्षस, जो पूरी की पूरी सुरक्षित है, और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम। लेकिन अफसोस की बात है कि इसके सिर्फ कुछ हिस्से ही बचे हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं मुद्रा राक्षस पर और देखते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। असल में ये 2 जबरदस्त दिमागों की टक्कर है। एक तरफ चाणक्य और दूसरी तरफ राक्षस। एक तरफ तो हैं आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के वो जीनियस सलाहकार जिनकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं। उनका बस एक ही लक्ष्य है, मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित करना। और दूसरी तरफ हैं राक्षस। ये हारे हुए नंद वंश के बहुत ही वफादार और उतने ही तेज मंत्री हैं, और इनका मकसद है अपने स्वामियों का बदला लेना। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। चाणक्य का लक्ष्य अपने दुश्मन राक्षस को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे जीतना है। जी हां, वो चाहते हैं कि राक्षस जैसा काबिल मंत्री मौर्य साम्राज्य के लिए काम करे। जरा सोचिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाने की ये कैसी रणनीति है। और इसके लिए चाणक्य जो मास्टर प्लान बनाते हैं, वो तो दिमाग घुमा देगा। स्टेप 1, वो जासूसों और डबल एजेंट्स का एक ऐसा जाल बिछाते हैं कि सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन हो जाए। स्टेप 2, वो झूठी खबरें फैलाकर राक्षस को उसके ही दोस्तों से अलग कर देते हैं। अब राक्षस अकेला है और शक से भरा हुआ। स्टेप 3, वो राक्षस के सबसे भरोसेमंद लोगों पर ही देशद्रोह का इल्जाम लगा देते हैं, जिससे उसका भरोसा चकनाचूर हो जाए। और आखिर में वो राक्षस को एक ऐसे कोने में धकेल देते हैं जहां उसके पास मौर्य साम्राज्य में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। और जानते हैं क्या? नाटक का जो टाइटल है मुद्रा राक्षस, वो अपने आप में एक बड़ा क्लू है। इसका मतलब है राक्षस की राज अंगूठी, और यही अंगूठी जो राक्षस की निशानी है, चाणक्य के पूरे प्लान का सेंटर पॉइंट बन जाती है। एक ऐसा सबूत जिसे वो राक्षस के ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस नाटक में ऐसा क्या खास है कि लिखे जाने के इतने सालों बाद भी यह हमें इतना आकर्षित करता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक राजनीति प्रधान नाटक है। मतलब उस दौर में जहां ज्यादातर नाटकों में प्यार, मोहब्बत या लड़ाई की कहानियां होती थी, वहीं मुद्रा राक्षस का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट पर था। यह अपने समय से वाकई बहुत आगे की सोच थी। और ये नाटक कुछ ऐसे गहरे सवाल उठाता है जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं।
जैसे पावर का असली नेचर क्या है, क्या पॉलिटिक्स में नैतिकता की कोई जगह है, लॉयल्टी किसके लिए होनी चाहिए, किसी इंसान के लिए या देश के लिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए गलत रास्ते अपनाना सही है। विशाख दत्त के लिखने की स्टाइल भी एकदम अलग है। वो कालिदास या बाणभट्ट की तरह बहुत भारी सजी धजी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, वो बहुत सीधी सरल भाषा में इतनी गहरी फिलॉसॉफिकल बातें कहे जाते हैं कि वो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ पॉलिटिकल झगड़े हैं, जहां दुश्मनों को खत्म करने की होड़ मची है, वहां ये पुराना नाटक हमें किसी दुश्मन की वफादारी जीतने और उसे अपना साथी बनाने की कला के बारे में क्या सिखा सकता है? शायद इसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था।